हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नोत्तरी को लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस को भी रखा है। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को मैंने व्याख्या करने का भी प्रयास किया है, जिससे आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए पत्थर युग, बी लौह युग, सी मध्य पाषाण युग और डी है कांस्य युग। तो फ्रेंड्स, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कांस्य युग से संबंधित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। तो ये 3300 से लेकर के 1700 1700 ईसा पूर्व में लोगों ने बड़े पैमाने पर कांस्य का प्रयोग किया। यही कारण है कि इसे पूरी दुनिया में कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस युग में धातु विज्ञान, नगर नियोजन और पक्की ईंटों का ज्यादा प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो ग्रेट बाथ या एक स्नानागार मिला है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है और विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार है। यह ईंटों और चूने से बनी पानी रोधी एक संरचना है। यह सिद्ध करता है कि वहां के लोग स्वच्छता और धार्मिक स्थान को ज्यादा महत्व देते थे। लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? लोथल एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का और ये प्रसिद्ध है गोदी। अब गोदी क्या है? तो लोथल गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन समुद्री बंदरगाह था। यहाँ विश्व का सबसे पुराना डाक यार्ड मिला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो में रहने वाले लोग थे वो समुद्री व्यापार में बहुत ही निपुण थे। मतलब एक तरह का ऐसी जगह थी जहां पर कि मतलब पत्तन था, बंदरगाह जहां से सामान को ले जाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया है? तो अलग अलग भाषाओं में वेदों को रचा गया है, तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में रचा गया है। ये सबसे ज्यादा प्राचीन वैदिक ग्रंथ है और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया? वैदिक संस्कृत में। इसमें 1028 सूक्त हैं जो कि विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हैं। किस वेद को गीतों का वेद कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो वेद है साम वेद, इसको गीतों का वेद या मंत्रों का गायन इसमें संगीतात्मक रूप से किया गया है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें इसी वेद में है, इसीलिए इसे गीतों का वेद कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मतलब किसने स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इसमें सबसे ज्यादा इनके जो गुरु रहे या एक तरह से निर्देशक कहें, चाणक्य या आचार्य कौटिल्य की एक निर्णायक भूमिका रही। यह भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य था, मतलब एक बड़ा साम्राज्य जिसमें कि भारत के बहुत सारे हिस्से शामिल थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस शासक से संबंधित है? तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, इन्होंने जिसको निर्देशन दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, इन्हीं पर आधारित है, इन्हीं शासक से संबंधित है। उनके राज्य प्रशासन, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था पर आधारित यह ग्रंथ अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का ये प्रतिबिंब है। मतलब चाणक्य ने अपने जो जिसको शिक्षा दी चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के प्रशासन पर इन चीजों को लिखा है अर्थशास्त्र में। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक, सम्राट अशोक के जो शिलालेख है मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं, जो कि अशोक के द्वारा ही बनवाए गए हैं। ये शिलालेख जनता से नैतिक जीवन अपनाने की अपील करते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। गुप्त काल में स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, भी इनको एक उपनाम दिया गया। उन्हीं के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण यह है कि इस काल में विकास ज्यादा हुआ। इनके शासन काल में कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार का बहुत ज्यादा विकास हुआ। कालिदास, बराह मिहिर और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान इन्हीं के काल में थे, इसीलिए इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष गुप्त काल में हुआ। और नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण जो गुप्त काल के राजा थे, विशेष कर इनमें से कुमार गुप्त ने किया। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जहां हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? तो पहली जो बौद्ध परिषद परिषद आयोजित हुई, ये हुई थी राजगृह में। आज का राजगृह मतलब बिहार में है ये राजगृह, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आज के समय में ये बिहार में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इनका नाम था। उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना। और यहाँ पर सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो ऐसे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक विनय पिटक, दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो जगह है पावापुरी। और जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिनका निर्वाण 527 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में ये स्थान है। और यह जैन धर्म के पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर जल मंदिर स्थित है। संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? संगम साहित्य, ये जो साहित्य है तमिल भाषा से संबंधित है। और प्राचीन तमिल साहित्य है जो चोल, पांड्य और चेर राजाओं के शासनकाल से जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख स्रोत है। मतलब इसमें से दक्षिण भारत के उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का बहुत ही विस्तृत इसमें विश्लेषण संगम साहित्य में दिया हुआ है। इनके 3 संगमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन गुप्तकालीन कवि है ये। और इलाहाबाद में एक स्तंभ है जिस पर ये प्रशस्ति लिखी गई है कवि हरिसेन के द्वारा। यह समुद्रगुप्त की विजयों का विस्तृत विवरण देती है। मतलब कवि हरिसेन ने अपने राजा, और इनको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रशस्ति के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आर्यभट्टीय किसने लिखा? आर्यभट्टीय जो है, इसमें एक पुस्तक है, इसको लिखा है आर्यभट्ट जी ने। और क्या लिखा है? ये महान गणितज्ञ भी थे आर्यभट्ट साहब, और खगोलविद भी थे। इन्होंने आर्यभट्टीय लिखा जिसमें इन्होंने पाई का मान, पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत, ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या और दशमलव की पद्धति जिसका आज हम गणित में प्रयोग करते हैं, इन सभी के बारे में आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट जी ने लिखा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ए कन्नौज, बी बनारस, सी पाटलिपुत्र, डी थानेश्वर। तो सम्राट अशोक की राजधानी थी थानेश्वर। ये प्रारंभिक राजधानी थी, लेकिन बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ये सम्राट हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत तक फैला हुआ था, काफी बड़ा इनका साम्राज्य था। और ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। हर्षचरित्र किसने लिखा? तो हर्षचरित्र एक महान संस्कृत के साहित्यकार थे जिनका नाम था बाणभट्ट। इन्होंने लिखा। और हर्षवर्धन के जीवन का, सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासन के बारे में इनकी ये रचना बताती है और गद्य साहित्य की सबसे उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो थे ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। ये थे कौन? तो ये एक यूनान के राजदूत थे। यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर थे, उन्हीं के ये राजदूत थे। और सेल्यूकस निकेटर ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में भेजा था। और इनकी एक पुस्तक भी बड़ी फेमस है मेगास्थनीज की, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका, और ये भारत पर लिखी हुई है पुस्तक इंडिका। इंडिया के बारे में लिखी हुई पुस्तक है। इंडिका मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती है। अशोक ने बौद्ध धर्म किस घटना के बाद अपनाया? तो फ्रेंड्स, सम्राट अशोक ने, कलिंग का युद्ध हुआ
जिसमें बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ और ये युद्ध हुआ था 261 टू 61 ईसा पूर्व में। और इस रक्तपात को देख करके सम्राट अशोक ने हिंसा को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद इन्होंने धम्म की नीति को अपनाया और अहिंसा का संदेश पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी। कौन सा ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो इस ग्रंथ का नाम है सूत पिटक। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश, उनके जीवन से जुड़े हुए प्रसंग और इनसे जो उन्होंने नैतिक शिक्षाएं दी हैं उनके बारे में दिया गया है। और बौद्ध साहित्य के 3 पिटकों में से एक है 3 पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। धम्म महापरीक्षा किसने शुरू की थी? धम्म महापरीक्षा किसने शुरू की थी? तो इसको शुरू किया था सम्राट अशोक ने। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद प्रशासनिक नीति में परिवर्तन किया और धम्म महापरीक्षा का एक पद बनाया, और जिसका उद्देश्य क्या था? तो नैतिक आचरण, अहिंसा और सहिष्णुता के शांति के सिद्धांतों का पालन कराना था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है कि बोध गया के पास ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार में पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष जिसको हम कहते हैं। ज्ञान मिलने के बाद महात्मा, इनको बुद्ध कहा गया। कुषाण शासकों की राजधानी क्या थी? तो कुषाण जो शासक थे इनकी राजधानी थी पुरुषपुर और आज का पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। शासकों की राजधानी पुरुषपुर, आज का पेशावर भी है। वसुंधरा भारत केंद्रित कला, बौद्ध धर्म के विकास और रेशम मार्ग व्यापार में प्रसिद्ध था। ये पुरुषपुर जो है। कौन सा शासक बौद्ध धर्म की चौथी परिषद से जुड़ा है? तो बौद्ध धर्म की चौथी परिषद हुई थी सम्राट कनिष्क के संबंध में नहीं, सम्राट कनिष्क के शासन काल में। और इनके शासन काल में आयोजित हुई थी कश्मीर में, और यहीं पर महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। बौद्ध साहित्य का संस्कृत में संकलन भी किया गया इसी बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मूलतः इसमें फ्रेस्को चित्रकला, भित्ति चित्र और स्तूप, चैत्य व विहार मिलते हैं। ये गुप्तोत्तर काल की कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रमुख थी? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय रूप से ब्राह्मी लिपि, उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि बहुत ज्यादा फेमस थी, और ब्राह्मी लिपि यही आगे चलकर देवनागरी लिपि के रूप में इसका विकास होता है। इस काल में लेखन और साहित्य दोनों का उत्कर्ष हुआ। गुप्त काल। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1192 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये उसका सेनापति था। 1206 में दिल्ली का पहला सुल्तान बना और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल किस उद्देश्य से बनाया था? शिवाजी के मंत्रिमंडल में 8 व्यक्ति जिनको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, तो ये बनाया किस उद्देश्य से था? प्रशासन संचालित करने के लिए इन्होंने बनाया था। उसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सुमंत, सेनापति, सचिव, न्यायाधीश, इस तरह के लोग होते थे। 8 मंत्री होते थे इनके मंत्रिमंडल में, जिससे कि इनका प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। अकबर द्वारा स्थापित किया गया दीन ए इलाही किस प्रकार का था? तो ये एक नया धार्मिक संप्रदाय था, और अकबर ने 1582 में सूफी और भक्ति परंपराओं से प्रेरित एक नए सिद्धांत दीन ए इलाही की स्थापना की। इसका उद्देश्य सभी धर्मों की श्रेष्ठताओं को मिलाकर सार्वभौमिक नैतिकता को स्थापित करना था। और लेकिन ये अकबर के मृत्यु के बाद समाप्त हो गया और जन धर्म नहीं बन पाया। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं किया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, और ये हुआ था 1700
में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने विश्वासघात किया, जिसके कारण ये जो नवाब थे बंगाल के, ये हार गए। और यह युद्ध भारत में माना जाता है कि ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक शुरुआत थी। जैसे ही ये हारते हैं वैसे ही ब्रिटिश शासन की नींव पड़नी स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1761 में मराठों की हार ने दिल्ली पर उनकी दावेदारी को कमजोर कर दिया और ब्रिटिश सत्ता के लिए मार्ग खोल दिया। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसके बहुत सारे कारण हैं 1857 की क्रांति के, लेकिन इमीडिएट अगर काज को देखा जाए तो ये था कारतूसों पर चर्बी का प्रयोग। तो यहाँ पर एक राइफल अंग्रेजों ने प्रयोग करवाई भारतीयों से, उस राइफल का नाम था एनफील्ड। इस राइफल में के जो कारतूस थे, कारतूस को खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। और यह खबर फैल गई, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उनको लगा हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। यही कारण है कि 1857 का ये जो कारण है गाय और सुअर की चर्बी कारतूस में होना, 1857 की क्रांति का तत्कालिक और प्रभावशाली कारण माना जाता है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र कानपुर था। और इस क्रांति के और भी केंद्र थे, दिल्ली भी था और झांसी, मेरठ, अवध। अवध में, कानपुर में नाना साहब, पेशवा, तात्या तोपे जैसे महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम साहब ने। और पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को याद रखिए आप। हम आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया? स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य, तो ये लाहौर का अधिवेशन था, 1929 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को हमने राष्ट्रीय लक्ष्य मान लिया कि अब हमें पूर्ण आजादी लेके रहेंगे हम। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए भी हमने इसी में निर्णय किया था। ये जो अधिवेशन हुआ लाहौर में, इसी में, यही बाद में भारत की गणतंत्र दिवस की तिथि बन गई। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी। 1920 में जालियांवाला बाग कांड जब हुआ और उसके बाद खिलाफत आंदोलन के समर्थन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। और इसमें क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और सरकारी संस्थानों से त्याग पत्र देना था, कि इंडियंस को कहना था कि आप सरकारी जो संस्थान है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के संस्थान, वहां पर आप रिजाइन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान से। नाम है मुंबई के एक ग्वालियर टैंक मैदान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां से? तो ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और इस आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का एक नारा था, करो या मरो। अंग्रेजों के खिलाफ ये एक निर्णायक जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, जो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और कब स्थापना की? तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 1917 में, 1917 में। 15 में ये भारत लौट करके आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, और इन्होंने इस आश्रम की स्थापना 1917 में की। और यहीं से इन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों को शुरू किया और नेतृत्व किया इसका। हिंद स्वराज किसने लिखी? एक पुस्तक है हिंद स्वराज, इसको महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है।
और गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों में से एक है। और ये पुस्तक कब लिखी गई? तो 1909, 1909 में आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे 1909। और इसमें है क्या इस पुस्तक के अंदर? तो कभी कभी पूछ लेता है हिंदू स्वराज में क्या लिखा गया है, तो इन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना, स्वराज की परिभाषा दी है इसमें, और अहिंसा और सत्य पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने 1939 में की थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने जब त्याग पत्र दे दिया 1939 में, तब इन्होंने एक ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। और कांग्रेस के भीतर वामपंथी और क्रांतिकारी विचारों को मजबूत करना इस ब्लॉक का उद्देश्य था, जो कि नहीं था। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उदारवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे या उसी को मानते थे, तो ये गर्म दल के नेता थे। इन्होंने इस तरह की क्रांतिकारी विचारों को बहुत ही मजबूत करने पर जोर दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय संघर्ष को इन्होंने जारी रखा फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। खाद्य संकट का समय था कब? 1965 का समय। भारत आजाद हुआ था और हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, हम अपने लोगों को भोजन करा सके, ये हमारी स्थिति नहीं थी। इसी कारण इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, ताकि हमारे जो जवान है बॉर्डर पर उनका भी मनोबल ऊंचा रहे, इस वजह से दिया था। और किस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं उनको प्रेरित करना था। बाद में ये जाकर के भारत का राष्ट्रीय नारा बन जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत जब आजाद हुआ तो अंग्रेज अभी भारत से गए नहीं थे और हमने अपनी कोई शासन पद्धति नहीं बनाई थी। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में माना जाता है कि पहले गवर्नर जो थे अभी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, क्योंकि इन्होंने चार्ज भारतीयों को सौंपा नहीं था 15 अगस्त 1947 को। तो इसी कारण से ये पहले गवर्नर जनरल बने। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। और ये गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो 1948 से लेकर के 1950 तक। उसके बाद 50 के बाद हमारा अपना संविधान का निर्माण हो गया, जिसमें गवर्नर का कोई पद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था? तो इस संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और इसी सभा ने संविधान भी लिखा और 26 नवंबर 1949 को इसे हमने स्वीकार कर लिया और लागू करने का काम 26 जनवरी 1950 को हमने कर दिया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बने आगे जाकर के, और इनके नेतृत्व में संविधान का जो प्रारूप था, अंतिम प्रारूप, वो तैयार हो गया। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप तैयार किया ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर साहब, और इन्होंने इसको तैयार किया, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू करने का मैंने अभी आपको बताया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन विधिवत इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यही कारण है कि इसको गणतंत्रता दिवस के रूप में हम जानते हैं। अगला है, संविधान का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसे ही हम संविधान का अभिन्न भाग कहते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और 6 ऐसे राइट्स हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में मानते हैं। ये इसकी आत्मा भी कही जाती है। B.R. अम्बेडकर ने इसको, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कहा था संविधान की आत्मा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, आप हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए। मैंने आपको बहुत ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।